आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। हमारा टॉपिक है पाषाण काल भाग 2, जिसमें हम ताम्र पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? आंसर है हमारा ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिसे कैलकोलिथिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा कथन है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा कथन है, यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में 4 कथन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1, 3 एवं 4 कथन सही हैं। यानी आहड़वासी सभ्यता के लोग तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था और यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये लोग चावल से परिचित थे। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे और आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती, जिसे तांबा वाला स्थान कहा जाता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो कथन 1, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन है हमारा आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वांकणकर ने, एच.डी. सांकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने? तो नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर है हमारा एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया के द्वारा नवदा टोली का उत्खनन करवाया गया था और नवदा टोली इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था, जो इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है और इसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व से 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? आंसर है बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है।
और इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं या मेहर। तो बृहद पाषाण स्मारकों को मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला किस स्थल से संबंधित है? इसका आंसर है हमारा संगनकल्लू, ऑप्शन बी। कर्नाटक के मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका आंसर होगा हमारा गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती। तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित है, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। और भीमबेटका में अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 500 में चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी आंसर होगा हमारा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, एच टी सांकलिया, वी एस वाकनकर या वी एन मिश्रा। भीमबेटका गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? इसका आंसर होगा हमारा वी एस वाकनकर। भीमबेटका गुफा को सर्वप्रथम वी एस वाकनकर ने देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, और इसकी खोज वर्ष 1957 में की गई थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका को किसने खोजा? ऑप्शन है डॉक्टर एच टी सांखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर या डॉक्टर राजबली पांडे। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है। गैरिक मृदभांड पात्र, जिन्हें ओसीपी के नाम से भी जाना जाता है, इसका नामकरण हुआ था। ऑप्शन है हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किला में। तो इसका आंसर होगा हमारा हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ, क्योंकि ये पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे और वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। गैरिक मृदभांड पात्र, इनका नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है हमारा, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफन करते थे? तो इसका आंसर होगा हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर।
महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जौरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। आंसर है हमारा बी, बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणी की अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है और गर्तावास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से या संगनकल्लू से। तो गर्त आवास के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है और नवपाषाणी की अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का शवाधान प्राप्त हुआ है और गर्तावास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिए गए हैं और दूसरी ओर इनकी ख्याति का कारण दिया गया है। तो स्थानों के नाम है बुर्जहोम, और बुर्जहोम विख्यात है शालकृत देव मंदिर के कारण, चंद्रकेतुगढ़ विख्यात है टेराकोटा कला के कारण और गणेश्वर विख्यात है ताम्र कलाकृतियों के कारण। उपर्युक्त युग्म में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल तीन, डी दो और तीन। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, दो और तीन, यानी चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए विख्यात है और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए विख्यात है, जबकि बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर के लिए नहीं बल्कि अपने गर्त आवास के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है हमारा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन है मोरहना पहाड़, घघरिया, बघई खोर या लेखैया। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका आंसर है लेखैया। लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया से। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या मानव संसाधन विकास। तो इसका आंसर होगा हमारा संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे एएसआई कहा जाता है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, बार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन गुवाहाटी,
बस्तर, भोपाल या चेन्नई? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसका आंसर होगा हमारा भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है और ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है। यह देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।